वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो डिस्कस करेंगे यूनिट 3। और यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। अभी आपने इससे पहले वाला जो वीडियो देखा होगा यूनिट 3 का, उसमें आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किए थे 1 to 25 क्वेश्चन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 1 to 25 के बाद 26 से 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ICT का उपयोग का लाभ नहीं है। तो ICT के उपयोग का लाभ नहीं है वो है आपका सीखने के अनुभव को बढ़ाना। ये तो ICT का लाभ है। वैश्विक पहुंच, ये ICT का लाभ है। इसके बाद डिजिटल डिवाइड को बढ़ाना, ये ICT का लाभ नहीं है, ये तो उल्टा नुकसान है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल डिवाइड को बढ़ाना ये ICT का लाभ नहीं है, ये तो ICT की डिसएडवांटेज एक तरह से हो रही है। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है? मान लिया एक समुदाय है जिसके पास सभी संसाधन मौजूद हैं, और दूसरा समुदाय है जिसके पास ये संसाधन यानी डिजिटल संसाधन, इंटरनेट की पहुंच, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब नहीं है, मोबाइल। तो एक वर्ग है जिसके पास ये सब कुछ है, एक वर्ग है जिसके पास ये कुछ नहीं है। इनमें जो खाई बन रही है इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। यही डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने का काम ICT का नहीं है, बल्कि ICT मतलब ये लाभ नहीं है, ICT का लाभ नहीं है। ये प्रश्न है कि ये लाभ नहीं है, तो ये इसका लाभ नहीं है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अब पहले ये जान लेते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये एक एजुटेक टूल है जो आपका जो है ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य होता है, यही उसमें पूछा है। तो इसका आपका आंसर बन जाएगा शैक्षिक सामग्री का प्रबंधन और वितरण करना, ये इसमें आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या उद्देश्य है। फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या उद्देश्य है? तो छात्र घर पर स्वयं पढ़ाई करते हैं और कक्षा में होमवर्क करते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट है जिसमें कि आपका क्या होता है, सामान्यतः परंपरागत जो कक्षा होती है उसमें बच्चे आते हैं, यहाँ पर आपका पढ़ते हैं और घर में जाकर, कक्षा में पढ़ते हैं, घर में जाकर होमवर्क करते हैं। तो होम में जाके होमवर्क करते हैं। ये फ्लिप्ड मतलब पलटी क्लास इसको कहते हैं, यहाँ उलट जाता है। घर में बच्चे पढ़ते हैं। अब आप कहोगे घर में कैसे पढ़ लेते हैं? जो यहाँ टीचर होता है वो ऑनलाइन मटेरियल यहाँ सेंड कर देता है इनके मोबाइल पे, लैपटॉप पे। तो इस तरह से ये बच्चे उसको देखते हैं और क्लासरूम में आकर उसको डिस्कस करते हैं या टीचर से पूछते हैं या होमवर्क करते हैं। तो इस तरह से ये क्लास कहलाती है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम आपका का आंसर हो जाएगा छात्र घर पर स्वयं पढ़ाई करते हैं और इसके बाद कक्षा में होमवर्क करते हैं। तो ये एक आंसर इसका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, कोई सा ICT उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता करता है। तो दृष्टिबाधित जिनकी आंखों में कमजोरी होती है उनको आपका सहायता करती है स्क्रीन रीडर और ऑडियो बुक। चाक बोर्ड तो क्या सहायता करेगी, ये गलत है। मुद्रित पाठ्य पुस्तक, उसके जो श्रवण दृष्टि बाधित है उसके लिए कोई महत्व नहीं है इनका। मानक कंप्यूटर मॉनिटर, इसके लिए भी कोई महत्व नहीं है दृष्टि बाधित के लिए आपका ऑडियो बुक बेस्ट है। आगे लिख रखा है OER यानी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। अब ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या चीज़ होते हैं? अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा मटेरियल मौजूद होता है जिसको यूज़ करना, जिसको डाउनलोड करना, जिसका आपका कहीं भी प्रयोग करना फ्री होता है। तो अब यहीं आपने उसी को कहते हैं, ऐसे मटेरियल को कहते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इनके प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका प्राथमिक लाभ ये है कि ये शिक्षक सामग्री को शैक्षिक सामग्री समान पहुंच, शैक्षिक सामग्री को आ जाएगा, शैक्षिक सामग्री को समान पहुंच तक बढ़ावा देते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग, ये शैक्षिक सामग्री तक समान पहुंच को बढ़ावा देते हैं। शैक्षिक सामग्री यानी कि जो भी स्टडी मटेरियल है उस पर कोई भी एक्सेस कर सकता है। आप
का ये नहीं है कि ये लाइसेंस लेके ही आप या पैसा दे के ही आप इसमें जा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा स्टडी मटेरियल है, कोई भी इस पर एक्सेस कर सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते। अगला लिख रखा है एक कंप्यूटर में आमतौर पर कितने बाइट होते हैं। यहाँ आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, 8 बिट्स आप कर सकते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये पहले ज़माने में बहुत क्वेश्चन आता था, अब ज़रा कम आता है। एक इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन और भी है कि 4 बिट्स इज़ इक्वल टू, तो 4 बिट्स आपका इक्वल टू होती है निब्बल। तो अब हालांकि ये क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी प्रिपेयर तो करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको इग्नोर कर दें। तो ये आ गया निब्बल, 4 बिट्स इज़ इक्वल टू निब्बल और 1 निब्बल। और यहाँ पर 8 बिट्स जो होते हैं, 8 बिट्स ध्यान रखना, 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। अगला है NME ICT तो आप जानते ही हैं। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NME का मतलब बन जाएगा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। तो अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे तो प्रथम आंसर सही बैठेगा, ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये ICT के ज़रिए से हो जाएगा, तो इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र नहीं है तो फेसबुक ही वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी सब फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब आप जानते ही हैं, सफारी वेब ब्राउज़र है। इनमें से कौन सा कथन सही है। NKN का पूर्ण रूप यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये सही है बिल्कुल। मूडल्स यहाँ आएगा। ये ऑफलाइन कोर्स है, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन कोर्स होता है। माउस एक आउटपुट डिवाइस नहीं होती बल्कि इनपुट डिवाइस होती है। 1 किलोबाइट में 1000 बाइट नहीं होते बल्कि 1028 बाइट होते। तो ये तीनों कथन गलत हैं और आपका पहला वाला कथन जो है वो सही है। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसायों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, .com आपका इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG, एजुकेशन के लिए, और ये नेट होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षा बिना बोझ के। तो ये रिपोर्ट किससे संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल से। प्रोफेसर यशपाल एक समिति के अध्यक्ष थे जिसका उद्देश्य था बस्ते का वजन कम करना। तो बस्ते का वजन कम करना उद्देश्य है, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि शिक्षा बिना बोझ के यानी बिना बस्ते के वजन को बढ़ाए हुए शिक्षा देनी। तो ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने बस्ते का वजन कम करने संबंध में सिफारिशें दी थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मॉडल मिश्रित शिक्षण मॉडल है। तो ये आपको थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए प्रश्न बनाया है। मिश्रित शिक्षण मॉडल क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। मिश्रित शिक्षण मॉडल होता है जिसमें कि क्लासरूम में परंपरागत क्लासरूम हो और उसमें आप ICT के साथ या E-लर्निंग को यूज़ करें। एक क्लास में एक टीचर हो और E-लर्निंग यूज़ हो, जैसे कि उत्तराखंड में स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही। तो स्मार्ट क्लासेस यही हैं कि आप अपने स्कूल में हो और देहरादून से कोई टीचर होता है वो पढ़ाता है उनको। स्मार्ट क्लासेस में ये होता है। तो उत्तराखंड में स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई हैं, वो एक मिश्रित मॉडल का एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो मिश्रित मॉडल में आपका क्या होता है कि पारंपरिक कक्षा शिक्षा के साथ साथ E-लर्निंग होती है। आजकल भी इन स्मार्ट क्लासेस में नीट और JEE की तैयारी कराई जा रही है उत्तराखंड के इंटर कॉलेजेस में। तो ये मिश्रित शिक्षण मॉडल होता है और इसके ये सभी मॉडल होते हैं। ठीक है, रोटेशन मॉडल, आमने सामने ड्राइव मॉडल, फ्लेक्स मॉडल और फ्लिप मॉडल। फ्लिप मॉडल बता ही दिया। रोटेशन में भी थोड़ा रोटेशन हो जाता है। अब ये थोड़ा डीप में है, अगर हम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कंप्यूटर डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस इसमें नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन, आप जानते ही हैं, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्यांश मिश्रित शिक्षा। अब इसे मिश्रित विद्या भी दे सकते हैं, मिश्रित शिक्षा भी दे सकते हैं, ब्लेंडेड एजुकेशन भी दे सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ है। ब्लेंडेड मतलब होता है मिक्स यानी मिश्रित शिक्षा। तो मिश्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर क्या होता है का वर्णन करता है। तो मिश्रित शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है
शिक्षण अधिगम के लिए फेस टू फेस और ऑनलाइन ICT तत्वों को मिलान, यानी मिश्रित शिक्षा किसे कहेंगे? एक तो आप आमने सामने बैठे हो, पढ़ रहे हो टीचर से, और साथ में ICT टूल का भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मिलाता है ये उधर। तो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाएगा। ब्लेंडेड एजुकेशन, मिश्रित शिक्षा या मिश्रित शिक्षण, ये सब एक जैसी चीज़ें। इसको ध्यान रखिएगा। एक पारंपरिक शिक्षण हो रहा है, पारंपरिक शिक्षण के साथ E-लर्निंग की जा रही है, इसी को आप बोलते हैं मिश्रित, यानी ऑनलाइन एजुकेशन प्लस ऑफलाइन एजुकेशन, आम भाषा में हम कह सकते हैं। मुक्त स्रोत अधिगम प्रबंधन प्रणाली, मूडल, LSM। मूडल एक LSM का उदाहरण है। LSM हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि LSM क्या होता है। लर्निंग, LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है मूडल, और ये फ्री अवेलेबल होता है कंप्यूटर पर, यानी ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फुल फॉर्म इसकी बैठेगी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये इसका मूडल की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न भी इसी पर ही है कि मूडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मूडल क्या है? ये व्यक्तिगत शिक्षण वातावरण को बनाने के लिए और वितरित करने के लिए एक खुला व सुरक्षित मंच प्रदान करने को डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में। इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो मिश्रित अधिगम, यानी आपको अभी बताया ब्लेंडेड शिक्षण या मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड आपका अधिगम हो गया, एक ही चीज़ है। तो यहाँ शिक्षार्थी कक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, यानी ऑफलाइन प्राप्त करता है, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। ऑफलाइन, अगला है ऑप्शन ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जानते हैं इंटरनेट सुविधा के हिसाब से कंप्यूटर या मोबाइल पर दी जाने वाली शिक्षा। इसी तरह से ऑफलाइन, ऑफलाइन आपका प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से शिक्षा मिलती है। और तीसरा विकिपीडिया, विकिपीडिया आपका एक एनसाइक्लोपीडिया है, ये कोई बीमारी या समस्या नहीं है। तो ये एक ज्ञान कोश है जो फ्री अवेलेबल है, और लेकिन इसमें कमी ये होती है कि इसे कोई भी एडिट कर सकता है पूरी दुनिया में। तो अगला प्रश्न है, तो विकिपीडिया इसमें आंसर लगा देंगे। बाकी क्या है विकिपीडिया, मैंने बता ही दिया, एक मुफ्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के लोगों के द्वारा, योगदानकर्ताओं के द्वारा इसे संपादित या एडिट किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया था? तो वाइट एलन इसमें आंसर दे रखा है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ड्वाइट एलन है, ड्वाइट। तो ध्यान रखेंगे, ड्वाइट एलन, ड्वाइट एलन, ड्वाइट एलन आपका इसमें हो गया आंसर सही। सूक्ष्म शिक्षण आप जानते हैं माइक्रो टीचिंग कहते हैं, अगर आपने बीएड में किया होगा तो ये आपने ज़रूर किया होगा। इसके चक्र में 6 स्टेप होते हैं और इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये जो होती है बहुत छोटी क्लास होती है, यानी 5-10 मिनट की क्लास कराई जाती है, और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक तरह से। अगला है दल शिक्षण या टीम एजुकेशन या टीम शिक्षण का विकास किसने किया? तो ये मिशिगन और हार्वे ने किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के में ये थे, इन्होंने इसका विकास किया था, मिशिगन और हार्वे द्वारा। नेक्स्ट है दल शिक्षण का प्रारंभिक प्रयोग किया गया। तो अभी मैंने बताया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला है SSST, यानी साइमुलेटेड सोशल सोशल साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग विधि का विकास शिक्षण प्रशिक्षण हेतु 1968 में किसके द्वारा किया गया था? तो क्रुक शेल्क के द्वारा, क्रुक शेल्क के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे। ये होता क्या है, अगर आपने बीएड किया होगा तो आपकी एक क्लास लगी होगी जिसमें कि सब बच्चे यहाँ बैठे होंगे क्लास में स्टूडेंट बन के, और एक एक बच्चा, और कुछ यहाँ ऑब्जर्वर बन के बच्चे बैठे होंगे, और एक बच्चा आएगा वो आपका टीचिंग करेगा, बाकी बच्चे उसको रिव्यू करेंगे, फिर ये बच्चा बैठ जाएगा, फिर दूसरा बच्चा आएगा, फिर वो पढ़ाएगा। तो इस तरह से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये शिक्षण प्रशिक्षण हेतु है, यानी टीचर्स की ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम होता है, बीएड में किया जाता है,
DLED वगैरह में भी होता है। इस तरह से इसका आविष्कार किया था क्रुकशेल्क ने। और इसका प्रयोग, अगला प्रश्न इसी पर है, प्रयोग अधिकतर किया जाता है शिक्षण प्रशिक्षण यानी टीचर्स की ट्रेनिंग में। और अगला है SSST यानी अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों को कितनी भूमिका निभानी पड़ती है। तो जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ कि कुछ छात्र क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। मतलब हर एक छात्र बार बार कोई अपनी बारी में टीचर बनता है, फिर यहाँ छात्र बन जाता है, कुछ ऑब्जर्वर बन जाते हैं। तो सभी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। छात्रों की भूमिका भी निभाते हैं जो छात्राध्यापक होते हैं, और शिक्षक की भूमिका और पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाते हैं। अगला है प्रश्न, SSST की विशेषता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके क्या फ़ायदे हैं ये पूछ रहा है। तो जो छात्र अध्यापक होते हैं, यानी जो कभी छात्र बन जाते हैं कभी अध्यापक बन जाते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें कि यहाँ छात्र, BEd के छात्र बैठे हैं, एक छात्र यहाँ गया, उसने टीचिंग करी, सभी ने इसको रिव्यू किया। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है, प्रश्न पूछने की क्षमता बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप यहाँ आके पढ़ाओगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धांतों को व्यवहारिक अभ्यास से जोड़ने का प्रयास है। ये भी कथन सही है। जो भी आपने अभी तक BEd में सैद्धांतिक रूप से सीखा है, या MEd में या DLED में, वो यहाँ आके उसको व्यवहारिक रूप आप दे रहे हो। तो इसको कहते हैं सैद्धांतिक अभ्यास को व्यवहारिक अभ्यास से जोड़ने का प्रयास। तो इस तरह से सारे कथन इसमें सही हैं। लास्ट आपका है, इनमें से क्या भंडारण उपकरण नहीं है। भंडारण उपकरण यानी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस नहीं है। CD एक स्टोरेज डिवाइस है, कम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद DVD भी स्टोरेज डिवाइस है, USB भी है। और CPU एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये आप जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं। तो ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर आपका दिमाग कंप्यूटर का है, जहाँ पर आपका विभिन्न चीज़ों की जो भी आप इनपुट करते हो उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारा आज का वीडियो के यूनिट 3 से जो रिलेटेड था वो समाप्त हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिए देव दिशा YTCDD के साथ। धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। इन प्रश्नों में के उत्तर में 100% शुद्धता का प्रयास किया गया है। फिर भी आपको कोई प्रश्न में संदेह होता है तो प्लीज़ जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जुड़ रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD।